नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 22 फरवरी 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो, सबसे पहले एक अच्छी खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमेशा से ना आपकी इच्छा ये थी कि सर जो हम डिस्कस करते हैं ना वो अगर A4 सीट में नोट्स की फॉर्म में कंसाइज वे में मिल जाए ना तो काफ़ी फायदा हो, रिवाइज करने में भी आसानी हो। तो अब देखो वो हम करने जा रहे हैं। काफ़ी दिनों से ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था। जैसे ये 21 फरवरी 2023 यानी कल की समरी है। कल हमने जो भी आर्टिकल डिस्कस किए कि वुमन के लिए किस प्रकार से वर्क प्लेसेस को सेफ बनाया जाए, बाकी सारी चीज़ें। इवन देखो काफ़ी दिनों से ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है। आप देखोगे 6 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी, 9 फरवरी। ये मैंने पहले आपको इसलिए नहीं बताया, मैं पहले चाहता था कि इस इनिशिएटिव को पहले सेट किया जाए, क्वालिटी इंश्योर की जाए। जब ये सुनिश्चित हो जाएगा तब फिर रेगुलरली आपके साथ ये जो पीडीएफ्स हैं, कंसाइज जो समरी है एडिटोरियल की, वो आपके साथ शेयर की जाएगी। तो ये पुरानी जितनी भी कंसाइज समरी बनी हुई है सबका ये ड्राइव का जो लिंक है मैं आपके साथ शेयर करूंगा और टेलीग्राम चैनल पर भी ये समरीज जो हैं वो डाल दी जाएंगी। बस मकसद यही है, कैसे ना कैसे करके आपकी जो तैयारी है उसको थोड़ा आसान बनाया जाए। जो लोग हिंदी में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी देखो सोचा है, और जल्द से जल्द हिंदी वालों के लिए भी कैपेबिलिटी डेवलप करके हिंदी की जो कंसाइज समरी हैं वो भी शेयर की जाएंगी। अब डिस्कस करें कौन से आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। आज देखो 3 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडिया और यूएस के बीच में डिफेंस पार्टनरशिप, दूसरे नंबर पे लैंड डिग्रेडेशन बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, और तीसरे नंबर पे टैक्स बेस को कैसे इंक्रीज किया जाए। एक कोट भी है जिस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फैक्ट्स आर मैनी बट द ट्रूथ इज वन। रविंद्रनाथ टैगोर ने यह कहा था। देखो जो फैक्ट्स होते हैं वो रिसर्च और डेटा के आधार पर होते हैं, लेकिन सच सिर्फ एक होता है। फैक्ट्स बहुत हो सकते हैं लेकिन सच सिर्फ एक है। जैसे देखो ब्रिटिशर्स जब हमारे देश पर रूल कर रहे थे वो भी इस प्रकार की रिपोर्ट्स प्रेजेंट किया करते थे, फैक्ट्स दिया करते थे कि किस प्रकार से हम आपको डेवलप कर रहे हैं, गरीबी इंप्रूव हुई है, हम इतना डेवलपमेंट लेके आए हैं, हमने बिजनेस एक्टिविटीज इंप्रूव कर दी है। लेकिन सच्चाई यही थी, उन्होंने हमारे देश को लूटा। फैक्ट्स मैनिपुलेट किए जा सकते हैं लेकिन सच को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। तो इस डायरेक्शन में आप इस कोड को एक्सप्लेन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया और यूएस के बीच डिफेंस और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मनोज जोशी के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। क्या कंटेस्ट है? देखो इसी मंथ के शुरुआत में इंडिया और यूएस ने मिलकर एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ICET। मतलब दोनों देश आपस में डिफेंस और टेक्नोलॉजी को लेकर आपस में कोऑपरेट करेंगे। आर्टिकल में देखो ये कहा जाता है 1960s के बाद से ही इंडिया ने काफ़ी बार कोशिश की है कि यूएस के पास जो काफ़ी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं वो हमें मिल जाए अलग अलग फॉर्म में। लेकिन देखो इंडिया के ये प्रयास सफल साबित नहीं हो सके, क्योंकि आपको पता है इंडिया और यूएस की जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में ना अप्स एंड डाउन्स काफ़ी रहे हैं। मतलब कभी रिलेशन अच्छे हैं, कभी रिलेशन खराब हैं, उतार चढ़ाव काफ़ी रहे हैं दोस्ती में। इस वजह से इंडिया यूएस की टेक्नोलॉजी का ज़्यादा लाभ नहीं ले पाया। लेकिन अब ये जो नया इनिशिएटिव है ICET, इससे इंडिया यूएस की टेक्नोलॉजी का लाभ ले सकता है, ऐसा राइटर का मानना है। 6 कोर एरियाज हैं इस इनिशिएटिव के ICET के। स्ट्रेंथनिंग इनोवेशन इकोसिस्टम, मतलब दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे, खास करके यूएस इंडिया की हेल्प करेगा ताकि इंडिया अपने देश में इनोवेशन संबंधित इकोसिस्टम को और ज़्यादा मजबूत कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन इंडिया में हो। नेक्स्ट, डिफेंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, रिजिलियंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स। जैसे देखो अभी चाइना, ताइवान, ये कुछ ऐसे देश हैं जो सेमीकंडक्टर्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई ज़्यादा करते हैं। तो दोनों देश मिलकर काम करेंगे ये इंश्योर करने के लिए कि सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई चेन है वो रिजिलियंट रहे। एक देश की वजह से ऐसा ना हो सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई है वो रुक जाए। नेक्स्ट, स्पेस, इसके बाद स्टेम टैलेंट। स्टेम में ये सारी चीज़ें आती हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, और सबसे लास्ट में नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम। जैसे 5G तो आ गया, आगे 6G, 7G, 8G ये सब आएंगे। तो इनमें भी दोनों देश कोऑपरेट करेंगे इस इनिशिएटिव के अंतर्गत। अब देखो जर्नी शेयर की जाती है,
मतलब कैसे इंडिया और यूएस के रिलेशंस ने प्रभावित किया है दोनों देशों के बीच में टेक्नोलॉजी को लेकर कोऑपरेशन के मामले में। 1950 से ही यूएस ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया की डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजिकली इंडिया को मजबूत बनाने में। आप बोलोगे सर उस समय तो हमारे रिलेशंस यूएसएसआर के साथ ज़्यादा अच्छे थे, इकोनॉमी में हम पढ़ते भी हैं, यूएसएसआर ने हमारी मदद की बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जैसे स्टील, हैवी इलेक्ट्रिकल्स, पेट्रोलियम, माइनिंग। देखो ये बात सच है, जहां यूएसएसआर ने एक तरफ इन क्षेत्रों में इंडिया की मदद की, यूएसए ने भी इंडिया की मदद की, जैसे इंजीनियरिंग को मॉडर्नाइज करने में, एजुकेशन के मामले में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन जो इंडिया में आया वो यूएस की मदद से आया था। तो इन सब क्षेत्रों में यूएस ने हमारी मदद की। इवन देखो फर्स्ट इंडिया ने अपना जो न्यूक्लियर रिएक्टर इस्टेब्लिश किया ना, वो यूएस की मदद से ही इस्टेब्लिश किया था। बट यूएस ने यह कहा था कि इंडिया इस न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किसी भी कीमत पे न्यूक्लियर वेपन्स के लिए नहीं करेगा, सिर्फ पीसफुल पर्पजेस के लिए करेगा, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करना। इवन देखो उस समय सारे ऑलमोस्ट सारे यानी या फिर यूं कहें ज़्यादातर जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे ना, वो यूएसए के द्वारा ही ट्रेन किए गए थे। इवन वो साइंटिस्ट भी जिन्होंने बाद में न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने में मदद की। लेकिन 1974 में इंडिया ने क्या किया, एक न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, पीसफुल टेस्ट था। यूएस इससे चिढ़ गया। यूएस ने कहा कि हम आपकी मदद कर रहे थे कि आप पीसफुल ढंग से न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें, बट आपने न्यूक्लियर टेस्ट किया, न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया, तो ये भरोसे को तोड़ने वाली चीज है। तो उसके बाद यूएसए ने इंडिया की हेल्प करनी बंद कर दी। पॉइंट समझ गए ना आप? 1974 तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जब तक इंडिया ने पीसफुल न्यूक्लियर वेपन टेस्ट नहीं किया था। उससे पहले तो यूएसए ने इंडिया की मदद की, ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में, इंडिया की एजुकेशन को मॉडर्नाइज करने में यूएसए ने काफी मदद की। लेकिन देखो जो सिस्टम इंडिया में पैदा हुआ ना, आईआईटी आईएम वाला, उसका ज्यादा फायदा इंडिया को नहीं हुआ। ज्यादातर जो आईआईटी और आईएम से पास आउट लोग थे वो यूएस चले जाते, वहां पे जाके काम करते, और इसका फायदा यूएस को ज्यादा हुआ। खैर बाद में देखो बांग्लादेश वार हुआ 1971 में, उस समय इंडिया यूएसएसआर के साइड था। 1971 में यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन हुई, और 1974 में तो इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए। तो उसके बाद यूएसए ने इंडिया के साथ कोऑपरेशन बंद कर दिया, टेक्नोलॉजी देना बंद कर दिया। यूएसए ने कहा कि आप तो देखो यूएसएसआर के साथ ही हो और आपको टेक्नोलॉजी देने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन रिश्ते इंप्रूव होना स्टार्ट हुए 1984 में। 1984 में आपको पता है राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तो उस समय यूएस के जो राष्ट्रपति थे ना, रोनाल्ड रीगन, दोनों ने मिलकर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, गांधी रीगन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, जिसमें यूएसए ने यह कहा था कि हम आपको काफ़ी सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज देंगे, कमोडिटीज और इंफॉर्मेशन के मामले में भी आपकी मदद करेंगे। तो इस इनिशिएटिव के अंतर्गत 1987 में यूएस राजी हो गया, तैयार हो गया इस बात को लेके कि वो इंडिया की मदद करेगा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडिया डेवलप करना चाहता था, और यूएसए मान गया कि इस एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में हम आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा यूएसए इस बात को भी राजी हो गया कि हम आपको GE-404 इंजन बेचेंगे। लेकिन देखो कहीं ना यूएस इस बात पे अड़ गया था कि हम आपकी ज़्यादा मदद तब करेंगे जब आप ये इंश्योर करोगे कि ये हमें गारंटी दोगे कि आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करोगे फर्दर। मतलब यूएसए नहीं चाहता था कि इंडिया न्यूक्लियर पावर बने, वो किसी भी कीमत पर इंडिया से गारंटी चाहता था कि आप न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करने की कैपेबिलिटी को छोड़ दो। बट इंडिया इसके लिए राजी नहीं था। इंडिया का कहना था कि आपने तो न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर लिए, आप हमें क्यों रोक रहे हो, या तो आप भी न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़िए। हमेशा से इंडिया का ये स्टैंड रहा है। फिर सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया, मतलब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया 1990-91 में। तो यूएस ने फिर से एक प्रकार से कदम बढ़ाया इंडिया की तरफ और कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप CTBT ट्रीटी साइन कीजिए। पूरा नाम है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। इसके तहत इंडिया कहीं पर भी न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट नहीं कर सकता था, हवा में, पानी में, धरती के नीचे, कहीं पर भी। बट इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन करने से मना कर दिया। वही बात, इंडिया ने वही कंडीशन रखी, आपने तो न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर लिए, आप हमें क्यों रोक रहे हो, या तो आप खुद छोड़िए।
लेकिन देखो 1998 में क्या हुआ, इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट किया और इंडिया न्यूक्लियर पावर बन गया, तो यूएसए ने इंडिया के खिलाफ सैंक्शंस लगाए। बट देखो सैंक्शंस का जो रजीम था ना वो ज़्यादा समय तक नहीं चल सका, क्योंकि चाइना का इमरजेंस हो रहा था काफ़ी तेज़ी से। यूएसए ने कैलकुलेशंस की कि हमारा बड़ा दुश्मन कौन है, यूएसए को लगा बड़ा दुश्मन तो चाइना है, इसलिए जल्दी से यूएस ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस हटा लिए न्यूक्लियर वेपन के टेस्ट के कारण जो लगे थे। और बार बार ये जो क्वेश्चन आता था नॉन प्रोलिफरेशन का कि इंडिया फर्दर न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट नहीं करेगा, वो यूएसए ने इंश्योर कर लिया 2008 में जो इंडिया और यूएसए के बीच में डील साइन हुई ना, इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील। इस डील में एक प्रोविजन ये है कि इंडिया फर्दर न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कंडक्ट करेगा। तो यूएसए जो हमेशा से चाहता था कि इंडिया को फर्दर न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट करने से रोका जाए, वो यूएसए का मकसद अचीव हो गया 2008 में। मतलब अब रास्ता खुल गया था ज़्यादा टेक्नोलॉजी के कोऑपरेशन को लेके। मतलब अब तो कम से कम यूएसए को ज़्यादा टेक्नोलॉजी, ज़्यादा अच्छी जो टेक्निक्स हैं वो इंडिया के साथ शेयर करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक इनिशिएटिव तो लॉन्च हुआ, दोनों देशों ने मिलकर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, बट इस इनिशिएटिव से भी ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। अब जाके एक नया इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है ICET, जो ये शुरुआत में हमने डिस्कस किया था। देखने वाली बात होगी कि इस इनिशिएटिव से क्या फायदा होता है। वास्तव में अब यूएसए इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करता है। बोला तो है यूएसए ने कि हम जेट इंजन्स डेवलप करने में आपकी मदद करेंगे, लेकिन देखो राइटर का ये बोलना है कि जिन जिन टेक्नोलॉजीज में यूएसए की महारत है ना, वो टेक्नोलॉजी किसी और देश के पास नहीं है। तो जाहिर तौर पर देखो वो टेक्नोलॉजी यूएसए दूसरे देशों के साथ नहीं शेयर करना चाहेगा। अगर यूएसए इंडिया के साथ कोई टेक्नोलॉजी शेयर भी करेगा ना, तो ऐसी टेक्नोलॉजी शेयर करेगा जो पुरानी हो चुकी है, जो किसी और के पास भी है। लेकिन बिल्कुल लेटेस्ट वाली टेक्नोलॉजी यूएसए इंडिया के साथ नहीं शेयर करने वाला है। ये बात इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को समझनी चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ ने यूएसए को सुपर पावर बनाया है वो चीज़ यूएसए दूसरे देशों के साथ क्यों शेयर करेगा। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया जो है यूएसए का बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा क्लोज पार्टनर है। इवन ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को भी यूएसए ऐसी टेक्नोलॉजीज देने से कतराता है, तो इंडिया को क्यों देगा। इंडिया अभी यूएसए का मेजर नॉन नेटो एलाई नहीं है, जो कि पाकिस्तान है। इंडिया यूएसए का अभी मेजर डिफेंस पार्टनर है। हालांकि देखो इन टर्म्स से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है कि इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनर है या फिर पाकिस्तान की तरह मेजर नॉन नेटो एलाई है। मेन बात यह है कि आपके पास कुछ ऐसी चीज है जिसने आपको महान बनाया, जिसने आपको पावरफुल बनाया, आप वो चीज दूसरे के साथ नहीं शेयर करना चाहोगे। तो बेस्ट यही है कि इंडिया खुद से R&D करे और थोड़ी बहुत जो भी हेल्प मिलती है उसको लेके बढ़िया से खुद में सेल्फ सफिशिएंट हो डिफेंस के मामले में। ये सबसे बेस्ट है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन को लेके। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल टैक्स बेस को इंक्रीज करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। टैक्स बेस को इंक्रीज करना मतलब ये इंश्योर करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स पे करें। देखो वैसे अब इंडिया सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। 25% पॉपुलेशन तो हमारे देश में ऐसी है जिसकी एज 15 साल से कम है। इंडिया में आज के समय में यूथ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, मतलब वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है। ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जो काम करती हैं। अब ये लोग देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, जीडीपी को एक्सपेंड करने में मदद करते हैं। लेकिन देखो आवश्यकता ये है जो यूथ है ना हमारे देश में, उनको राइट स्किल, राइट ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको जॉब्स प्रोवाइड करना, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। सरकार काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स इसके लिए लेती हैं, बट इसके लिए सरकार को चाहिए रेवेन्यू, पैसा चाहिए सरकार को डेवलपमेंट लाने के लिए। पैसा कहाँ से आता है? जब जनता टैक्स पे करती है। टैक्स दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी। हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रोसरी के आइटम्स हैं, उसमें सरकार हमसे टैक्स ले लेती है और वो दुकानदार सरकार को टैक्स देता है। जैसे आप लोग कोई भी कोर्स परचेज करते हो, आप टैक्स पे करते हो सरकार को, आपकी तरफ से वो कोचिंग इंस्टीट्यूट सरकार को टैक्स पे कर देता है। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब फॉर एग्जांपल आपने 20 लाख रुपए कमाए एक साल में, उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। राइटर ये कहते हैं कि देखो आज भी हमारे देश में ना, मतलब डेटा 2020-21 का है, 2020-21 में सिर्फ 6.8 करोड़ लोगों ने ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल किए।
इतने लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल किए, इतने लोगों ने टैक्स नहीं पे किया। टैक्स पे किया सिर्फ 1.69 करोड़ लोगों ने, जो देश की पॉपुलेशन का सिर्फ 1.2% है। मतलब सिर्फ देश में 1.2% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्ट टैक्स पे करती है, मतलब इनकम टैक्स पे करती है। इनडायरेक्ट टैक्स तो सारे ही पे करते हैं। जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं, फ्रिज, टीवी, कोई ना कोई ऐसी आइटम खरीदते ही हैं जिससे इनडायरेक्ट टैक्स हम सरकार को पे करते हैं। अब देखो बात, अगर क्वेश्चन ये रेज करे ना कि हमारे देश में लो टैक्स बेस क्यों है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। अगर यूपीएससी क्वेश्चन में पूछ ले, सबसे पहला लार्ज इनफॉर्मल इकोनॉमी। हमारे देश में ना 90% लोग तो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। अब वो सरकार के पास रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में अगर आप गए हो, नहीं भी गए तो कोई बात नहीं, वहां पे आपने अपने आसपास देखा होगा कुछ ऐसे चाय वाले होंगे या फिर ठेले वाले होंगे जिनका काम अच्छा चलता है, मेहनत करते हैं वो और उनका काम अच्छा चलता है, हमेशा भीड़ लगी रहती है। लेकिन देखो ऐसे लोग पैसा बहुत कमाते हैं बट वो सरकार के पास रजिस्टर्ड नहीं होते और सरकार को पता नहीं लगता कि ये कितना पैसा कमा रहे हैं, तो इसलिए वो टैक्स पे करते नहीं और सरकार को टैक्स मिलता नहीं है। समझ गए? नेक्स्ट है लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्क फोर्स। महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन कम है। महिलाएं घर का काम करती हैं पैट्रियार्की के कारण, तो इतने सारे लोग तो वैसे ही कम हो गए जो टैक्स नहीं देते। समझ गए? मतलब बहुत कम महिलाएं काम करती हैं ना, वो काम नहीं करेंगी बाहर जाके तो पैसा नहीं कमाएंगी, पैसा नहीं कमाएंगी तो टैक्स कैसे पे करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है एग्रीकल्चर सेक्टर का हमारे देश में डोमिनेंस है। आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर 50% लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। अब देखो एग्रीकल्चर इनकम पे तो टैक्स लगता ही नहीं है। अब कायदे से ऐसे फार्मर्स जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं एग्रीकल्चर से, यानी बड़े किसान जो हैं, वेल्थी किसान, उन पर तो टैक्स लगना चाहिए। स्मॉल और मार्जिनल जो फार्मर्स हैं ना, उनकी इनकम पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, बट बड़े फार्मर्स की इनकम पर टैक्स लगना चाहिए। तो इस वजह से भी टैक्स बेस कम हो जाता है, यानी कम लोग टैक्स पे करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इनकम इज नॉट टैक्सेबल। अब देखो आज के समय में टैक्स लैब के अनुसार जिनकी इनकम 7 लाख रुपए है ना एक साल में, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो अपने खर्चे ज़्यादा दिखा देते हैं, इनकम कम करके दिखाते हैं, इस वजह से वो टैक्स नहीं पे करते। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जेन्युइनली इनकम 7 लाख से कम है, तो वो टैक्स दायरे में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है क्या किया जाए टैक्स बेस को इंक्रीज करने के लिए। आर्टिकल देखो डायरेक्ट टैक्स पे बेस्ड है, इसलिए मैं बार बार बोल नहीं रहा हूं डायरेक्ट टैक्स को इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाए। देखो सबसे पहला पॉइंट, इकोनॉमी को फॉर्मलाइज किया जाए। अभी जो 90% हमारे देश में एंटरप्राइजेस फर्म्स इनफॉर्मल है ना, उनको फॉर्मल सेक्टर में लाया जाए। क्वेश्चन ये उठता है उनको कैसे फॉर्मल सेक्टर में लाया जाए, क्योंकि देखो फॉर्मल सेक्टर में आने पर तो बहुत सारे रेगुलेशंस बढ़ जाते हैं, सरकार के कंप्लायंस बढ़ जाते हैं, तो आना नहीं चाहती। जो फर्म्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं ना, वो आना नहीं चाहती फॉर्मल सेक्टर में। इसके लिए उन्हें कैसा ना कैसा कुछ ना कुछ करके ना इंसेंटिव दिए जाएं। जैसे देखो टैक्स लॉज को सिंपल बना दो, कंप्लायंस सरकार के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको इतना आसान बना दो कि फर्म्स के लिए सरकार के रूल्स को फॉलो करना बिल्कुल आसान रहे। जीएसटी सरकार लेकर आई, ये एक प्रकार से इंसेंटिव देने के समान था कि फर्म्स जो हैं जीएसटी के माध्यम से इनपुट क्लेम कर सकते हैं, मतलब उनको बिजनेस करने में जो भी खर्चा आता है ना, उसमें से टैक्स की लागत को वो क्लेम कर सकते हैं। ये एक प्रकार से इंसेंटिव देने के समान था, ताकि वो जो फर्म्स हैं इनपुट को क्लेम करने के लिए जीएसटी नंबर लें, अपना जीएसटी रेजीम में आए, अपने आप को रजिस्टर करवाएं और एक प्रकार से वो फॉर्मल सेक्टर में आ जाएं। लेकिन अभी भी उतना इंसेंटिव नहीं है इनफॉर्मल सेक्टर की फर्म्स के पास में कि वो फॉर्मल सेक्टर में आए। नेक्स्ट, इनफॉर्मल सेक्टर में जो हाई इनकम अर्नर है ना, बहुत सारे ऐसे लोग जो इनफॉर्मल सेक्टर में हैं लेकिन बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। एक बार ना मेरे दोस्त ने ना एक किस्सा सुनाया। वो IRS हैं, तो जब वो एकेडमी में थे ना, तो वहां पे ट्रेनिंग के दौरान जो उनके ट्रेनर थे, जो एजुकेटर थे, उन्होंने ट्रेनी से ये पूछा कि आप मुझे एक बात बताओ, कोई ऐसा रीजन बताओ, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे हम ज्यादा रेवेन्यू वसूल सकें। तो ना एक ट्रेनी, मतलब मेरे दोस्त
के बैच में जो दूसरे ट्रेनी थे ना, उनमें से एक ने रिप्लाई किया कि सर मेरे घर के पास ना एक कचौरी वाला है और वो ना बहुत पैसे कमाता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो कुछ टैक्स वगैरह पे नहीं करता है, उसके पास महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, तो मैं उस पर रेट डालूंगा या फिर उसकी असेसमेंट करूंगा अच्छे से, ताकि जैसी उसकी इनकम है उस हिसाब से वो टैक्स पे करे। तो एजुकेटर ने ये कहा कि देखो, जब आप किसी की असेसमेंट करते हो ना, तो उस पर बहुत टाइम जाता है। एक पर्सन असेसमेंट नहीं करता, बहुत सारे लोग असेसमेंट करते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, एनर्जी जाती है। इतना कुछ टाइम आप इन्वेस्ट करोगे ना कचौरी वाले के लिए, बेशक वो टैक्स चोरी कर रहा है, लेकिन वो वर्थ नहीं है। हमारे देश में इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर उनकी टैक्स चोरी को आप पकड़ोगे ना, तो ज़्यादा आप रेवेन्यू कमा सकते हो, ज़्यादा डेटरेंस आप क्रिएट कर सकते हो। इसलिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, इनका फोकस कभी छोटे बिजनेसमैन होते नहीं है, मतलब जो 10-5 करोड़ रुपए कमाते हैं, ऐसे लोग इनका टारगेट नहीं होते हैं। आमतौर पे ना बड़ी मछलियों को निशाना बनाते हैं ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, मतलब बड़े लोग जो टैक्स चोरी कर रहे हैं। और उसने ये भी बताया दोस्त ने कि देखो, सरकार को कई बार ना पता होता है साफ साफ ये लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं, लेकिन ना इतने कम स्टाफ है, लिस्ट होती है पूरी कि इन्होंने टैक्स पे नहीं किया, फिर भी उनके पास लेटर नहीं सेंड किया जाता कि आप टैक्स पे कर दीजिए। इसीलिए सरकार सब कुछ ऑटोमेटिक कर रही है कि अपने आप लेटर चला जाए, अपने आप जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं वो टैक्स दे दे, क्योंकि सरकार के पास स्टाफ नहीं है मैनुअली सबको लेटर भेजने के लिए, मैनुअली सबकी सुनवाई करने के लिए सरकार के पास इतना स्टाफ नहीं है। खैर, ये तो एक दो प्रैक्टिकल चीजें मैंने आपको बताई। मतलब इनफॉर्मल सेक्टर में जो हाई इनकम अर्नर है ना, उनको आइडेंटिफाई करके सरकार अपना टैक्स बेस इंक्रीज कर सकती है, और जो वेल्थी फार्मर्स हैं उनकी इनकम पर टैक्स लगाया जाए। नेक्स्ट, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। जैसे देखो, आप कोई गाड़ी खरीदते हो तो आपका ना टीसीएस कट जाता है, 1% होता है शायद, मतलब कंफर्म कर लीजिएगा। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, आपने कार खरीदी, जो डीलर होता है वो आपसे 1% या जितना भी परसेंट होता है वो टीसीएस काट लेता है, वो सरकार को दे देता है उतना टैक्स। और मतलब आपने एक लग्जरी आइटम खरीदी है तो सरकार के पास डेटा चला जाता है। अब राइटर ये कहते हैं ये जो टीसीएस कटता है ना, ये आप दूसरी चीजों पर भी लेके आ जाओ। जैसे डोमेस्टिक लग्जरी ट्रैवल है, कोई बिजनेस ट्रैवल कर रहा है फ्लाइट से, बड़े बड़े महंगे महंगे ताज होटल्स में रह रहा है, 20,000 का किराया है एक दिन का, तो वहां पे भी टीसीएस कटे, ताकि पता लग जाए कि कौन इतने इतने पैसे खर्च कर रहा है, क्या उसका ये ब्लैक मनी तो नहीं है। इससे भी सरकार को पता लग सकता है और सरकार अपना टैक्स बेस जो है वो इंक्रीज कर सकती है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया टैक्स बेस को इंक्रीज करने से संबंधित। अब देखो, अगला आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं, निकाल लेते हैं एक सेकेंड, ये रहा बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल है लैंड डिग्रेडेशन से संबंधित। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। लैंड डिग्रेडेशन का क्या मतलब होता है? जब देखो सोयल की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो डेटेरियोरेट हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये लैंड है, यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन हो गया, तो यहाँ पे या तो पहले अगर 1 क्विंटल धान उगता था या फिर कोई दूसरी चीज उगती थी, अब सिर्फ आधा रह गया है। पहले जितनी पैदावार होती थी उतनी पैदावार नहीं होती अब, क्योंकि लैंड की जो क्वालिटी है वो खराब हो गई है। या फिर लैंड बिल्कुल ही प्रोडक्टिव नहीं रहा, डेजर्टिफिकेशन हो गया, वहां पे अब कुछ भी उगाना मुमकिन नहीं है। ये सब चीजें आती है लैंड डिग्रेडेशन में, मतलब लैंड की क्वालिटी का खराब हो जाना। इसकी वजह से लैंड की जो कैपेसिटी है वो खराब हो गई है, कैपेबिलिटी खत्म हो गई है। जितना पहले फसल होती थी उतनी फसल नहीं होती अब देखो, जो ये लैंड डिग्रेडेशन है ना, इस वजह से काफी इकोनॉमिक लॉस होता है। 2014-15 में 3.17 ट्रिलियन रुपीस का नुकसान हुआ लैंड डिग्रेडेशन की वजह से, जो देखो देश की उस समय की जीडीपी का 2.5% था। वैसे भी देखो हमारे देश में तो ना पूरे वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है 18% इंडिया में रहती है, लेकिन लैंड एरिया सिर्फ है 2.4%। लैंड डिग्रेडेशन के मामले में राजस्थान सबसे आगे है, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात का नंबर आता है। लेकिन देखो कोई ऐसा स्टेट नहीं है जो लैंड डिग्रेडेशन से इम्यून हो। हर स्टेट में अलग अलग फॉर्म में और कुछ ना कुछ लैंड तो डिग्रेड होता ही है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में काफी तेजी से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, जो चिंता का कारण है। पर कैपिटा जो एरेबल लैंड है इंडिया में वो देखो घटता जा रहा है। 1950 में ना पर कैपिटा उपजाऊ भूमि थी हमारे देश में 0.48 हेक्टेयर, लेकिन आज के समय में पर कैपिटा एरेबल लैंड यानी
खेती योग्य जो भूमि है उसका साइज रह गया सिर्फ पर कैपिटा 0.16 हेक्टेयर। और वर्ल्ड एवरेज का देखो ये बहुत कम है, ग्लोबल एवरेज है 0.29 हेक्टेयर। लैंड की जो क्वालिटी है इसमें काफी ज्यादा कमी देखने को मिली है और इसके लिए बहुत सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे पेड़ों को काटा जा रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, सोइल इरोजन या फिर विंड इरोजन, वाटर इरोजन, इम्प्रूडेंट अल्टरेशन ऑफ लैंड यूज, मतलब गलत तरीके से लैंड का इस्तेमाल हो रहा है, लैंड पे प्रेशर काफी ज्यादा पड़ रहा है, जैसे बहुत बार खेती की जाती है, अंधाधुंध फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है। ये देखिए फ्लड फार्म प्रैक्टिसेस, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इनएडिक्वेट एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, जैसे देखो एनपीके फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है ना 4:2:1 रेशो में होना चाहिए, लेकिन एन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, यानी यूरिया का इस्तेमाल ज्यादा होता है, बाकी फर्टिलाइजर्स का उस रेशो में इस्तेमाल नहीं होता। सबसे लास्ट में डिग्रेडेड लैंड के मामले में हमारे देश में प्रिसाइज डेटा नहीं है। इंडिया देखो उन 123 देशों में शामिल है जिन्होंने ये कमिटमेंट दी है कि 2030 आते आते वो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव करेंगे। ये क्या मतलब है इस लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का? ये देखो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यह इंश्योर किया जा सके कि फर्दर लैंड डिग्रेडेशन ना हो और जितना लैंड डिग्रेडेशन हो गया है उसको ठीक किया जा सके। हमारे देश में ना 2011 से लेकर 18 के बीच में 9.8 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है वो रिस्टोर किया गया है। एवरेज आती है हर एक साल 1.4 मिलियन हेक्टेयर। लास्ट में राइटर कुछ स्टेप्स बताते हैं। सरकार देखो लैंड की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल हेल्थ में इन्वेस्ट करे, सरकार इन्वेस्ट करे लैंड को इंप्रूव करने में, और ये काफी सोच समझ के डिसाइड हो कि लैंड को किस प्रकार से यूज करना है, क्योंकि लैंड जो है वो लिमिटेड रिसोर्स है। बाकी लिमिटेड रिसोर्सेज पर हम ध्यान देते हैं और लैंड के रेट भी हमारे देश में काफी ज्यादा है, बट लैंड को कैसे यूज किया जाता है उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने लैंड डिग्रेडेशन से संबंधित डिस्कस किया। आज की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।